तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करने वाले हैं आज, और रेडी रहिएगा। ठीक है जी। ये मैंने वन नोट ओपन कर लिया है, पूरा ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि आज समझाना है मुझे ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या भला है। पहले मैं आपको हायर परचेज़ करवाने वाला था, फिर मैंने सोचा पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है हायर परचेज़ को देखेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स नोट्स बना लिए मैंने, वर्ड फाइल में रखे हैं, अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करूँगा। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। आपको याद होगा कि हमने इंश्योरेंस क्लेम में दो चीज़ें करी थी, एक था लॉस ऑफ स्टॉक, एक था लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो भी दो तरीके के हैं। एक होते हैं रिटेल डिपार्टमेंट और बाकी जो होते हैं वो अदर डिपार्टमेंट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ क्योंकि रिटेल डिपार्टमेंट में एक कॉन्सेप्ट लगता है जो एक कैटेगरी है और दूसरी जगह एक कॉन्सेप्ट लगता है जो दूसरी कैटेगरी है। अब यहाँ पर क्या होता है रिटेल डिपार्टमेंट में, आप लेट्स से क्रोमा में जाते हैं, आप किसी और शोरूम में जाते हैं, सैमसंग के शोरूम में चले गए, या क्रोमा नहीं तो ई जोन है, और भी बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पर आप जाते हैं तो बस वहाँ पर सामान रखा होता है और आपको जो है बेच दिया जाता है, तो उसे रिटेल डिपार्टमेंट बोलते हैं। सिंपल सा एक डिपार्टमेंट है, स्टॉक है, वो आपको बेच देंगे, इतना ही काम है और कुछ नहीं है। ये जो है आपको एमआरपी पर बेचते हैं, मतलब एमआरपी से भी कुछ कम जो है सेलिंग प्राइस होती है उस पर बेचते हैं, तो वो लिखा होता है MRP/सेलिंग प्राइस, उस पर बेचते हैं। और कई बार सेलिंग प्राइस में भी थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो सबसे लास्ट में करेंगे। इसका बस एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन से आपको जो है मार्कअप मार्कडाउन समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है ना। अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जहां पर एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, मे बी हम अपने एग्जाम्पल में 3 डिपार्टमेंट लेते हैं। तो इसमें होता यह है कि एक डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट बन जाता है और दूसरे का आउटपुट जो है वो तीसरे का इनपुट बन जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट जो है फाइनली इसको सेल कर देता है। बात समझ में आ गई। तो इस केस में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर डिपार्टमेंट 3 जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बाकी 2 डिपार्टमेंट तो सिर्फ सेमी फिनिश गुड्स को आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाते। डिपार्टमेंट 1 और 2 जो है उनकी परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट इवैल्यूएट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, जहां पर हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट 1 के अलग अकाउंट्स बनाइए आप, डिपार्टमेंट 2 जो है उसका अलग अकाउंट बनाइए और डिपार्टमेंट 3 का अलग अकाउंट बनाइए। प्लस डिपार्टमेंट 1 जो अपना आउटपुट ओपन मार्केट में बेच सकता है किसी दूसरे को, हम मानेंगे डिपार्टमेंट 1 उतने पर ही डिपार्टमेंट 2 को अपना सप्लाई करेगा। हम मानेंगे डिपार्टमेंट 1 उतने पर ही डिपार्टमेंट 2 को अपने गुड्स सप्लाई करेगा। यहां तक की बात ठीक है, करेक्ट है। तो उस हिसाब से जो है डिपार्टमेंट 1 का भी प्रॉफिट आएगा, जो कि एक्चुअली में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ जी, ना ना ना। पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट 1 बाहर भी भेजता तो प्रॉफिट होता। अब ये अपने इंटरनली दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है तो हम मानते हैं कि वो एक सेपरेट ही यूनिट है, ऐसा मान लेते हैं। और इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट देखने के लिए उसे हम सेलिंग प्राइस पर ही, जो उस गुड्स की सेलिंग प्राइस हो सकती है मार्केट में, उस पर ही डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली जो है डिपार्टमेंट 2 इनपुट के बाद जो और कॉस्ट लगाता है वो तो लगाता है, कुछ मटेरियल या कुछ लेबर वगैरह लगाता है, और डिपार्टमेंट 3 को जो है वो उस प्राइस पे ट्रांसफर करता है जो ओपन मार्केट में ये वैसे भी बेच सकता है, जिससे कि डिपार्टमेंट 2 को भी अपना प्रॉफिट पता लगता है। तो इसने जो अपना प्रॉफिट जोड़ा वो इसकी कॉस्ट में आ गया, इसने उसमें ही और कॉस्ट जोड़ दी और अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, आगे भेज दिया, तो इन दोनों का प्रॉफिट इसकी कॉस्ट में आ गया। कॉस्ट का पार्ट है ना सर। अगर मान लेते हैं कि इन्होंने 10,000 रुपीज़ में सामान खरीदा, उसमें 2,000 का प्रॉफिट जोड़ा, तो 12,000 रुपये में जब आगे भेजा तो इस डिपार्टमेंट को तो 12,000 की कॉस्ट पड़ी प्रॉफिट के साथ।
जो एक्चुअली में कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, इन्होंने इसमें जो है 3,000 का और खर्चा करा, तो ये हो गया 15,000। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी राइटिंग में लिख रहा हूँ, बस इसको देखते जाइए। फिर आगे सप्लाई कर दिया 20,000 में, तो 5,000 का इनको प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। 20,000 में सप्लाई कर दिया, 20,000 इनको इनपुट पड़ा, इन्होंने और कॉस्ट इनकर करी 10,000 की, तो हो गया 30,000। इन्होंने बाहर भेज दिया 40,000 में, तो 10,000 का प्रॉफिट इनको हो गया। अब ये जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये पूरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट 3 का प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट तो है कि भैया 10,000 की कॉस्ट लगी, फिर प्रोसेस 2 में 3,000 की कॉस्ट और लगी, तो 13,000, फिर 10,000 की कॉस्ट और लगी, तो 23,000। तो 23,000 की चीज़ जब 40,000 में बिकेगी तो कंपनी को जो है 17,000 का प्रॉफिट होगा। यानी कि 2,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 17,000। क्या समझे आप? अगर आपने कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, यानी दूसरे डिपार्टमेंट को वो अपनी सेलिंग प्राइस पर माल को बेचता है, अपना प्रॉफिट जोड़कर आगे भेजता है। जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो जोड़कर कॉस्ट प्राइस में आगे जो है सप्लाई करता है, और हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रॉफिट जोड़ लेता है। डिपार्टमेंट 3 जब आगे बेचता है कस्टमर को, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें यह भी फ़ायदा होता है कि डिपार्टमेंट 2 बोल सकता है कि भाई देखो, आप मुझे 12,000 का सप्लाई कर रहे हैं, बट बाहर आपसे बेटर क्वालिटी में 10,000 में ला सकता हूँ। तो उससे डिपार्टमेंट 1 की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो गई कि उसे जो है कम कॉस्ट में बनाना चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्टिंग ले रहा है, इससे सस्ते में तो बाहर से मिल सकता है। और ऐसे जो है कंपटीशन जो है इंटर डिपार्टमेंट में क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है सिस्टम बनाया गया है। इसमें कोई शक है तो मुझे बताइए आप। कोई शक नहीं? तो बस बना लीजिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, दिखा दूं बनाया हुआ? चलो हेडिंग डाल देता हूं, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। पर्टिकुलर्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ही है, बट तीनों का एक साथ बना रहे हो, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। राइटिंग में मत जाइए जी, मैं आपको दूंगा बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग। ये देखो 100% क्लियर हैंड राइटिंग, आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो भी करा रहा हूँ सबके आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना? तो डरे ना। ओपनिंग स्टॉक कुछ होगा, परचेज कुछ ये लोग करेंगे, कर सकते हैं भाई। फिर जो है इंटरनल आप ट्रांसफ़र कर देंगे, तो D1 तो बाहर से ही खरीदेगा, D2 और D3 जो है उससे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। D1 से D2 जाएगा, D2 से D3 जाएगा, और यही जो इंटरनल ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आ जाएगा। D1 ने भेजा, D2 ने भेजा, D3 ने नहीं भेजा। D3 ने जो है सिर्फ सेल्स करी, और D1 D2 ने सेल्स नहीं करी, इंटरनल ट्रांसफ़र करा, बट ये इंटरनल ट्रांसफ़र प्रॉफिट पर किया। कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा जी, और यहाँ आपका ग्रॉस प्रॉफिट तीनों का अलग अलग आ जाएगा। ठीक है सर, तीनों का अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे क्या राइटिंग लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखते हो आप? यार क्या करूं, मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं बोल के। ये तो जैसे ड्राइंग करते हैं ना कि बोलने के साथ साथ जो हो गया वो फटाफट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बोलने के साथ साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आया तीनों का, तो ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया। उसमें से जो है आप चाहें तो इसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी बना सकते हैं। P&L को अलग से बनाने के बजाय इसका नाम दे सकते हैं ट्रेडिंग P&L। तो ट्रेडिंग तो यहाँ तक बन गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पर खर्चे डालते हैं, एक्सपेंसेस जो भी तीनों डिपार्टमेंट के हैं, और नेट प्रॉफिट आपका आ जाता है तीनों डिपार्टमेंट का। तो यानी कि पूरी कंपनी का बनाने के बजाय आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बना दिए। हर डिपार्टमेंट का आपने जो है ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना दिया, इसको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है
कि सर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये डिपार्टमेंट वाइज गिवन नहीं होते हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस गिवन होते हैं कंपनी लेवल पे। अब टोटल एक्सपेंसेस के हम जो है 2 टुकड़े कर सकते हैं। 1 एलोकेबल एक्सपेंसेस, दूसरे अनएलोकेबल एक्सपेंसेस। एलोकेबल एक्सपेंसेस का मतलब है कि इन एक्सपेंसेस को किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में तीनों डिपार्टमेंट में बांटा जा सकता है, और अनएलोकेबल हैं जिनको इन डिपार्टमेंट्स में बांटा नहीं जा सकता। तो जो एलोकेबल एक्सपेंसेस होंगे उन्हें ही आप जो है यहाँ पर बांटेंगे। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि रेंट, लाइटिंग, सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, तमाम खर्चे हो सकते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो जैसे कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को बांटते थे, वैसे ही कुछ इस प्रकार है कि आप जो एलोकेबल एक्सपेंसेस होंगे जिन्हें एलोकेट किया जा सकता है एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, लिंक बैठ रहा है, उन्हें आप डिपार्टमेंट में बांट देंगे। क्योंकि कंपनी लेवल पर आपको खर्चे गिवन है जो डिपार्टमेंट पर ही लगे हैं, बट कितना किस डिपार्टमेंट में लगा है वो डायरेक्टली पता नहीं है। तो रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस को आप जितना जितना एरिया है उस पर बांट सकते हैं, क्योंकि एक जगह का रेंट लगता है। अगर डिपार्टमेंट ए ने जगह घेरी है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा, डिपार्टमेंट 2 ने जगह कम घेरी है उसका रेंट कम होगा, तो उस प्रपोर्शन में बांट सकते हैं। एक लॉजिकल बैठता है ये। इंश्योरेंस भी सिमिलरली, रिपेयर मेंटेनेंस भी। लाइटिंग, हीटिंग है वो डेफिनेटली जितना कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी उसके हिसाब से बांट सकते हैं। कोई सेलिंग का खर्चा है या कैरेज आउटवर्ड है, बाहर ले जाने का खर्चा है सामान को, वो सेल्स के प्रपोर्शन में बांट सकते हैं, सेल्स के रेशो में बांट सकते हैं, जो भी हर डिपार्टमेंट की सेल्स हुई है। सिमिलरली कैरेज इनवर्ड या डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज के रेशो में बांट सकते हैं, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये बिल्डिंग का इंश्योरेंस था तो एरिया में बांट दिया, जो नॉर्मल और इंश्योरेंस है अब वो एसेट की वैल्यू में बांट दिया। प्लांट एंड मशीनरी का या और किसी का इंश्योरेंस है तो वो अपने वैल्यू ऑफ एसेट के रेशो में बांट दिया। एडमिन और अदर खर्चा है उसे टाइम के हिसाब से बांटा या इक्वली बांटा, जितना जितना जिसने यूज़ करा है ये इक्वली बांट सकते हो अगर कोई रेशो नहीं समझ में आ रहा है तो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में डायरेक्टली पर्टेन करता है, जहाँ ज़्यादा वर्कर्स होंगे वहाँ पर ज़्यादा लेबर वेलफेयर लग रहा होगा, आपको तो टोटल गिवन है। पीएफ ईएसआई का जो खर्चा है तो आपको ये पता होगा कि पीएफ ईएसआई जो एक परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है, बेसिक सैलरी के या जो भी परसेंटेज है उस पर कैलकुलेट होता है, परसेंटेज लगाकर कैलकुलेट होता है। तो इसलिए वेजेस या सैलरी जो डिपार्टमेंट की है उसके रेशो में बांट सकते हैं। ये एक लॉजिकल रेशोज बनते हैं। इस रेशो में जो है आप एक्सपेंसेस तीनों में बांट देंगे और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इससे बोलते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना। क्या ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुझे बताइए आप। सर उन एक्सपेंसेस का क्या होगा जो अनएलोकेबल है। देखिए आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के साथ जो है आप कंसोलिडेटेड अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट भी पूरी कंपनी का। तो उसमें तीनों का टोटल जो होगा ना, वो तीनों का टोटल आप यहाँ डाल देंगे। परचेज का टोटल, एक्सपेंस का टोटल, सेल्स का टोटल, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल आप जो है डाल देंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो समझाने के बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 50-60% कंप्लीट हो जाएगा अगर ये ट्विस्ट आपने समझ लिया। जो आपको देखने से पता भी लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक स्टॉक रिजर्व को यहाँ पर बोल्ड किया है जो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो क्या आप ये बात समझते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तो ऐसे कर हो सकता है कि इन्हें डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोग्रेस बच गया हो, ये डिपार्टमेंट सी जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है उसका कुछ फिनिश प्रोडक्ट बिकने से बच गया हो, ना बिका हो। तो आप सोच कर देखिए कि जब ए ने बी को माल भेजा, बी ने उसमें कॉस्ट लगाई और सी को सारा ट्रांसफ़र नहीं किया, कुछ उसका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो क्या उसमें जो ए ने सामान भेजा उसमें प्रॉफिट जोड़कर भेजा, क्या उस सामान में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होगा? आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। जो ए से बी में गया है प्रॉफिट जुड़ने के बाद उसका कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होगा। उस हिस्से में प्रॉफिट भी जुड़ा है जो एक्चुअली में कंपनी को एज अ होल प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। हाँ, सारा बिक जाता तो कंपनी को भी उतना ही प्रॉफिट होता है, डिपार्टमेंट ए बी सी का टोटल, बट जो चीज़ बिकने से रह गई वो क्लोजिंग स्टॉक में तो आ रही है और पिछले वाले ने जो प्रॉफिट जोड़कर भेजा है ऐसे ही लगा दिया प्रॉफिट, एक्चुअली में कंपनी को नहीं हुआ,
वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा आ रहा है, सारा नहीं, थोड़ा सा पोर्शन, उसमें से आपको वो देखना पड़ता है कितना प्रॉफिट का हिस्सा है, जिसे हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो यहां जब पूरे कंपनी एज अ होल का क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो उसमें आप माइनस करोगे, यानी उसकी अपोजिट साइड पर आप लिखोगे स्टॉक रिजर्व, जो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया ए में तो आपने जो है कॉस्ट पर ही रखा हुआ है, उसमें तो प्रॉफिट जोड़ा नहीं जो क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है। जो ए से बी में गया प्रॉफिट जुड़ने के बाद, उसमें से जो हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में बच गया होगा बी के, वहां कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा होगा। फिर बी ने अपनी और कॉस्ट जोड़कर, ए से जो आया प्रॉफिट जुड़कर आया ए का, उसमें और कॉस्ट जोड़कर आगे सी को भेजा होगा। सी ने उसमें और कॉस्ट जोड़ी होगी और लेबर लगाई होगी और आगे जो है ट्रांसफर कर दिया होगा, कुछ सेल कर दिया होगा फाइनल प्रोडक्ट, बट कुछ बच गया होगा। तो उस बचे हुए में बी का हिस्सा है, आपको देखना पड़ेगा बी का कितना हिस्सा है। उस बी के हिस्से में देखना पड़ेगा कि अगर उसका प्रॉफिट हटाएं तो फिर कितना हिस्सा है जो ए से आया, उसमें ए का भी प्रॉफिट है, वो भी हटाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं कंटेंट रेशो। कैसे निकलेगा मैं आपको डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ये चैप्टर में है क्या। तो उसे बोलते हैं कंटेंट रेशो। तो यानी कि आप स्टॉक में जो बच गया है उसमें जो जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इन डिपार्टमेंट्स का, वो आपको हटाना होता है। और उसे आप जब यहां लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में इतना है, बट इतना तो स्टॉक रिजर्व है जो एक्चुअली में कंपनी को रियलाइज नहीं हुआ है, तब आपके पास जो है पूरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व हटाया, वैसे ही जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा टोटल में, जाहिर सी बात है उसमें भी जो है कुछ ना कुछ पिछली बार का स्टॉक रिजर्व बन के आ रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जिसको बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे कि भैया ओपनिंग स्टॉक में भी तो कुछ ना कुछ रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक की भी जो वैल्यू आ रही होगी जो पिछली बार का क्लोजिंग होगा, तो उस क्लोजिंग में जो जो स्टॉक ए से बी में गया और बी के पास आ रहा है, बी से सी में गया और सी के पास क्लोजिंग में आ रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिजर्व बनाया होगा पिछली बार, राइट। तो जब ओपनिंग स्टॉक को हम लिखते हैं यहाँ पर और इसमें वो रिजर्व का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो यहाँ से भी हम हटाते हैं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे भी हम हटाते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिख दीजिए। और जब आप ये रिजर्व हटा देते हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिट अभी कंपनी का नहीं हुआ है, तब आपको जो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाता है। बस यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया दोस्तों। एक बार जो है स्टॉक रिजर्व को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने यहाँ पर कराया है। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे और दूसरा हमारे नोट से भी सारा डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा, एक एग्जाम्पल दे रखा है, D1 मैन्युफैक्चर्स गुड्स वर्थ ₹2 लाख। D1 का मतलब डिपार्टमेंट 1। तो 2 लाख रुपए के जो है गुड्स, 2 लाख की कॉस्ट वाले गुड्स को मैन्युफैक्चर करा है, उसे D2 को ट्रांसफ़र किया गया है 2,30,000 में। तो यानी कि डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट हो गया 30,000। जो डिपार्टमेंट 2 है उसने जो है और प्रोसेस लगाया, 20,000 की एडिशनल कॉस्ट इनकर करी, जिससे कि 2,30,000 जो उसको पड़ा, डिपार्टमेंट 1 ने तो प्रॉफिट जोड़कर बेचा, बट डिपार्टमेंट 2 के लिए वो इनपुट था, उसके लिए वो कॉस्ट है। उसमें 20,000 और लगाने के बाद डिपार्टमेंट 2 को कॉस्ट पड़ी 2.5 लाख, और फाइनली डिपार्टमेंट 2 जो है वो 3 लाख रुपीज़ में इसको बेच देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट एक्चुअली में कॉस्ट लगी, वो डिपार्टमेंट 1 ने 2 लाख इनकर करे थे कॉस्ट, और डिपार्टमेंट 2 ने 20,000 की एडिशनल कॉस्ट इनकर करी। तो अगर कंपनी एज अ होल देखे तो 2.2 लाख रुपीज़ यानी 2,20,000 जो है कॉस्ट लगी और 3 लाख में कस्टमर को बिका, तो 80,000 का प्रॉफिट आया। पर जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम इंडिविजुअली हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट देखते हैं। ये भी जो मैंने आपको बताया वही एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। स्टॉक रिजर्व इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में। यहाँ पर जो है हर डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। तो D1 ने जो है वो 2 लाख में खरीदा, 2,30,000 में बेचा अपने दूसरे डिपार्टमेंट को, तो 30,000 की अर्निंग कर ली। D2 ने उस पर खरीद लिया, राइट, क्योंकि उसका इंटरनल डिपार्टमेंट उसे बेच रहा है, सस्ते में ही बेच रहा था, तो उसने अपने डिपार्टमेंट से ख़रीदा और उसमें जो है एक्स्ट्रा 20,000 की कॉस्ट लगाकर उसको 2.5 लाख का पड़ा, जो कि उसने 3 लाख में बेचा। तो 50,000 का प्रॉफिट D2 ने कमाया। 30,000 प्लस 50,000 पूरी कंपनी का प्रॉफिट 80,000। और ये बात तब की है जब आपका सारा स्टॉक बिक जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में किसी डिपार्टमेंट में रह गया, D1 में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कॉस्ट लगी, कॉस्ट पर ही आ रहा है। बट अगर सब्सिक्वेंट किसी डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले डिपार्टमेंट से प्रॉफिट जुड़कर आया था उसका ही कुछ हिस्सा क्लोजिंग में बच गया होगा, कुछ बेच दिया होगा।
तो वो जो क्लोजिंग में बचा होगा उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है पिछले डिपार्टमेंट का, वो आपको हटाना होता है जब हम कंपनी एज अ होल को देखते हैं। इंडिविजुअली देख रहे हैं डिपार्टमेंट को तब कुछ नहीं करना, बट कंपनी एज अ होल देख रहे हैं तो फिर कंपनी बोलेगी ना कि भैया तुमने अपना अपना प्रॉफिट बुक करा, टोटल कर लेते हैं, पर जो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उसमें कुछ प्रॉफिट पिछले डिपार्टमेंट का जुड़ा है, उसको हटा दो। तो वो कैलकुलेशन हमें करनी है एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में माना है कि मान लेते हैं कि 80% जो है आउटपुट बिक गया 3 लाख रुपए में। पहले में पूरा आउटपुट जो है 3 लाख में बिक रहा था, एग्जाम्पल 2 में 80% आउटपुट जो है 3 लाख में बिक रहा है, 3 लाख रुपीज़ में बिक रहा है, सेल हो रहा है। आपको जो है कंपनी के प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि D2 जो है डिपार्टमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर आप देखिएगा डिपार्टमेंट नंबर जो 2 है उसने D1 से कितने में लिया था? D1 को कॉस्ट पड़ी 2 लाख, उसने इसमें ऐड करे 30,000, डिपार्टमेंट 2 को बेच दिया, डिपार्टमेंट 2 ने खरीद लिया, इसमें 20,000 और ऐड करे तो कॉस्ट पड़ी डिपार्टमेंट 2 को 2.5 लाख, और 3 लाख रुपीज़ में बेच दिया, पूरा नहीं 80%। अगर आप 80% निकालेंगे तो आएगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपीज़ का जो कॉस्ट था, डिपार्टमेंट 2 को जो 2 लाख रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा उसे 3 लाख में बेच दिया, तो डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज़। डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपीज़, उसने जो बेचा प्रॉफिट जोड़कर वो 30,000 D1 का प्रॉफिट। डिपार्टमेंट 2 ने 2.5 लाख में से 80% नहीं 2 लाख का बेचा 3 लाख रुपए में, तो 1 लाख का डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट। पर इसका 20% हिस्सा बच गया, 50,000 रुपीज़ जो है वो बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो जब मैं कंपनी एज अ होल का प्रॉफिट देखूंगा तो उसमें मैं कहूँगा भैया देखो यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट है, बहुत ही सही बात है, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 50,000 का, यहाँ पर जो 2,30,000 का आया था और उसमें 20,000 ऐड हुआ था 2.5 लाख, इसी में से तो 50,000 बचा है, और इसमें कुछ पोर्शन डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट भी है। समझ रहे हैं? ये जो 2,50,000 है इसमें 30,000 डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट भी है। तो इस 2.5 लाख में से जब 50,000 बच गया तो इसमें कितना प्रॉफिट है पिछले डिपार्टमेंट का वो देख लें और उसको हटा दें, तो कंपनी एज अ होल का प्रॉफिट निकल कर आ जाए। जो चीज़ बिकी नहीं अल्टीमेटली उसमें भी पिछले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट तो जुड़ा है ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट सिर्फ अपना देख रहा था कि भाई मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया। पर जब कंपनी एज अ होल देखेगी तो वो ये देखेगी भाई तूने तो अपना प्रॉफिट कमा लिया, बट दूसरे डिपार्टमेंट ने अल्टीमेट कस्टमर को नहीं बेचा, और वो क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है जिसमें ऑलरेडी फिक्टिशियस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो उसे हटाना पड़ेगा। तो वो आप यूनिटरी मेथड से हटा सकते हैं, जिसे कंटेंट रेशो बोलते हैं। यूनिटरी मेथड या कंटेंट रेशो, यानी कि 50,000 का जो है उसको हम देखेंगे, बट पहले आप ये देखेंगे 2,30,000 डिपार्टमेंट ए से आया, तो 2.5 लाख का हमने टोटल बनाया, 2.5 लाख की मेरी कॉस्ट लगी, तो उस 2.5 लाख में 2,30,000 पिछले डिपार्टमेंट का था, तो उस हिसाब से 50,000 में कितना पिछले डिपार्टमेंट का होगा? 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 46,000। यानी कि 50,000 में से कुछ कॉस्ट तो आपने इसी डिपार्टमेंट में लगाई होगी और कुछ पिछले डिपार्टमेंट से आया होगा। तो जो पिछले डिपार्टमेंट से आया होगा वो पोर्शन है 46,000 यूनिटरी मेथड के हिसाब से। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 2.3 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, यानी कि करेंट जो मेरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट 2 जिसका क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, उसमें पिछले डिपार्टमेंट से 2.3 लाख आता है और कॉस्ट लगने के बाद 2.5 लाख बन जाता है। तो टोटल जो कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 की है उसमें 2.3 लाख पिछले डिपार्टमेंट का है। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो इसे कंटेंट रेशो बोलते हैं। 0.92 जो है या 92% है, ये है कंटेंट रेशो 0.92। जब मैं 0.92 से मल्टीप्लाई करूंगा जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया है, तो मुझे पता लगेगा इसमें 46,000 ये है जो पिछले डिपार्टमेंट से आया है। नाउ आई नो कि पिछले डिपार्टमेंट ने 2.3 लाख में बेचा
तो उसमें 30,000 प्रॉफिट था। 2.3 लाख में बेचा तो उसमें 30,000 प्रॉफिट था, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 13.04% ऑन जितना भी ट्रांसफ़र करा। तो जो भी ट्रांसफ़र करा उस ट्रांसफ़र की अमाउंट पर अगर हम कैलकुलेट करें 13.04% तो निकल कर आएगा 30,000 जो इसने प्रॉफिट ऐड किया था पिछले डिपार्टमेंट ने। इस 2.3 लाख में 46,000 क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में 2.3 लाख गया उसमें से 46,000 बच गया है। ठीक है, तो अगर मैं उसको 13.04% से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई इसमें कितना प्रॉफिट का एलिमेंट है। 5998 ये प्रॉफिट का एलिमेंट मेरा है स्टॉक रिजर्व। तो जब मैं कंपनी का प्रॉफिट देखूंगा तो उसमें मैं माइनस भी कर दूंगा स्टॉक रिजर्व 5998, क्योंकि ये प्रॉफिट इस 30,000 में तो है जो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर लिया, बट क्योंकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने एक पोर्शन को नहीं बेचा उसके क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है जिसमें पिछले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो वो कितना पोर्शन प्रॉफिट इंक्लूडेड है जिसे स्टॉक रिजर्व बोलते हैं वो हमने निकाला, रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाला, एक रेशियो के हिसाब से निकाला, यूनिटरी मेथड फॉलो करके निकाला, कंटेंट रेशियो के हिसाब से निकाला। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो आएगा 5998। जो भी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया वो मैंने लिखकर भी बताया है और नोट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिलेगा। ठीक है जी, पता नहीं क्या दब रहा है मुझसे, बार बार ये प्रेस हो रहा है या ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इसी के साथ जो है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का पहला पार्ट, पहला चरण खत्म हो गया है। सेकंड वाला तो रिटेल डिपार्टमेंट है, मार्कअप मार्कडाउन, वो तो लास्ट में करेंगे, उसका एक क्वेश्चन है। अभी तो आपका पूरा सिलेबस हो गया है, मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया है एक तरह से। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स करने बाकी हैं। बस एक लास्ट छोटी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ। कई बार दोस्तों गिवन होता है कि मैनेजर को जो है कमीशन दी जाएगी, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को कमीशन मिलेगी और हर डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसके बेस पर कमीशन दी जाएगी। तो उसमें आपको जो है कमीशन आप कैलकुलेट करते हैं, हर डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है उससे अगर आप उसको अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ कमीशन से, तो आपके पास जो है कमीशन आ जाएगी मैनेजर की। ठीक है ना, ये आप करेंगे फॉर ईच डिपार्टमेंट। नोट्स भी यहाँ पर बना लिए साथ साथ में, तो काम हो जाएगा, सेव कर लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर बोलते हैं कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट विच कम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट है उसमें सारे एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आया होगा। ठीक है ना, हालांकि उसमें मैनेजर की कमीशन आपने नहीं डाली होगी, फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज मल्टीप्लाई करके कि इस प्रॉफिट में कितना एक सर्टेन परसेंटेज हम कमीशन देने वाले हैं, फिर वो माइनस करेंगे तो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट आएंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कई बार कि ऐसी कैलकुलेशन करिए कि सभी एक्सपेंस में मैनेजर की कमीशन जो प्रॉफिट पर निकालनी है अगर वो भी माइनस कर दें, तब जो प्रॉफिट आए उस पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें। कॉम्प्लिकेटेड, यानी अगर कमीशन एक्स है तो प्रॉफिट में से आप वो खर्चा माइनस करें एक्स का, जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन, उसमें से अगर आप कमीशन माइनस करें तो एक्चुअली में प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट सारे खर्चे माइनस करने के बाद। उसको अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको कमीशन मिले, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल टू, रेट इससे भी मल्टीप्लाई हो गई प्रॉफिट से और एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है जी, राइट। और जब रेट एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस एक्स इंटू रेट आ गया, जो उस साइड जाकर प्लस एक्स इंटू रेट बन गया। एक्स इसमें कॉमन आ गया, 1 प्लस रेट ब्रैकेट में बच गया और इधर प्रॉफिट इंटू रेट बच गया। ये कौन से प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाले हैं। तो इस हिसाब से एक्स आ गया प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 1 बाय रेट। अगर रेट 7% है तो उसको आप 0.07 ट्रीट करना। और इसी के साथ जो है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।